नमस्कार। मैं मनोज मोल्दियार बिहार स्वाभिमान आंदोलन के फेसबुक लाइव पेज पर एक बार फिर से आप सब लोग का स्वागत करता हूं। और किसान की समस्या का राजनीतिकरण, ऐसा करना सही है या गलत, इस पर आज हमारे साथ चर्चा करेंगे श्री विजय कुमार श्रीवास्तव जी। आप पूर्णिया से आते हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आज के इस चर्चा में हमारे दूसरे मेहमान श्री रणविजय राव जी हैं, जो संपादक हैं लोकसभा सचिवालय में भारतीय संसद के। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता श्री राजीव जी पांडे हैं और आप अधिवक्ता भी हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। आज के हमारे चौथे अतिथि हैं ब्यालोक जी, जो निदेशक हैं वित्तस्ता वेंचर लिमिटेड के। तो आइए आज हम लोग इस चीज पर चर्चा करें कि क्या देश के अंदर जो किसानों की समस्या है उस पर राजनीति करना, क्योंकि फिलहाल जो आंदोलनरत हमारे किसान भाई हैं और उनके साथ बहुत सारे क्रॉस सेक्शन जुड़ गए हैं, जिससे कहीं ना कहीं किसानों की आवाज ही दब गई लगती है। और दूसरा, वैसे सारे राजनीतिक आउटफिट भी, वैसे राजनीतिक दल भी और देश के कतिपय किसानों के जानकार, उनके विशेषज्ञ, आर्थिक विशेषज्ञ, जो बरसों बरस तक जिन सुधारों की वकालत करते रहे, आखिर क्या कारण है कि जब वह सरकार उस सुधार को लेकर आती है तो वही सारे लोग जो कभी इसकी वकालत करते हैं वो विरोध में खड़े हो जाते हैं। मैं आज की चर्चा का शुरुआत श्री राजीव जी पांडे से करूंगा। उनको आमंत्रित करता हूं कि वो अपना मंतव्य के साथ आज की इस परिचर्चा में जुड़े। श्री राजीव जी। हाँ मनोज जी, नमस्कार। सभी लोगों को नमस्कार। नमस्कार। भारतीय स्वाभिमान आंदोलन के इस फेसबुक लाइव पे मैं पहले भी कई बार आ चुका हूँ। देखिए, पहले जाने से कि इसका राजनीतिकरण सही है या गलत, मैं जो किसान बिल की जो पूरे इश्यू है उसको 1 मिनट में मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो मेरी समझ है, मैं एक सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ, तो मैंने इस तीनों एक्ट को, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट और जो फार्म प्रोड्यूस एक्ट जो बना है, इन तीनों विषय, जब ये तीनों कानून लाया गया तो इसका विरोध किन आधारों पर शुरू हुआ? इनका विरोध नॉर्मली 4 विषयों के कारण हुआ। एक, कि डिफरेंशियल टैक्स सिस्टम है, कि एपीएमसी में टैक्स तो लगेगा, जो प्राइवेट सेक्टर की जो मंडी होगी उसमें टैक्स नहीं लगेगा। दूसरा, उन्होंने कहा कि एमएसपी चली जाएगी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को खत्म कर दिया जाएगा। तीसरा, उन्होंने कहा कि जो ये एपीएमसी है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी, इसको खत्म कर दिया जाएगा। और चौथा, उन्होंने कहा कि एसडीएम के पास अगर हमारा डिस्प्यूट है, क्यों नहीं हम कोर्ट जाए। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कोर्ट जाना इतना इजी नहीं है। इस एक्ट में कहा था कि एसडीएम को 30 दिन के भीतर निपटारा करना है। उन्होंने कहा जमीन चली जाएगी। अब इस एक्ट में है कि कोई भी विषय ज्यादा से ज्यादा जो प्रोड्यूस है या जो एडवांस दिया हुआ है उसी पर होगा। जमीन का किसी भी डिस्प्यूट से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी सरकार ने किसान की जब मांगे आई, आप देखेंगे कि 15 मांग में से 12 मांगों को सरकार ने मान लिया। और उसके बाद आपने देखा होगा कि किस प्रकार से जो बहुत सारे किसान आंदोलन है वो इससे बाहर भी गए हैं, और उस दिन से राजनीति शुरू हो गई। अब आपका कहना है कि किसान की समस्याओं का राजनीतिकरण सही है या गलत। देखिए, जब हम एक डेमोक्रेसी में हैं तो हर चीज, अभी तो हम लोग बातचीत भी कर रहे हैं, ये एक हिसाब से, मतलब जो एक दूसरे लोगों से जो निगोशिएट करते हैं वो भी पॉलिटिक्स ही कहा जाता है, जैसे अभी आप और हम बात कर रहे हैं। लेकिन इस देश की जो समस्या है, किसानों की जो समस्या है, वो बहुत ही जिसको आप कह सकते हैं कि देश, चूंकि 60 करोड़ से ज्यादा देश में किसानी पर निर्भर लोग हैं, उसमें इनका राजनीतिकरण, मैं चाहता हूं कि इनकी बात ऐसी होनी चाहिए कि जो सही है, जो किसानों को मदद कर सके, उस दिशा में ले जाना चाहिए। लेकिन जैसा मनोज जी ने कहा कि अब अगर आप देखिए कि जब लोग, राजनीतिक दल आते हैं
तो उनका किसान की समस्या से उतना लेना देना नहीं है जितना कि उनको अपनी पार्टी के ग्रोथ को लेकर के है। मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहूंगा मनोज जी। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले 1928 में एक चुनाव हुआ था जर्मनी में, तो केवल 7 सीटें नाजी पार्टी ने जीती थी, हिटलर की पार्टी ने। उसके बाद 1929 में जब वहां ग्रेट डिप्रेशन आया अमेरिका में और पूरी की पूरी बहुत सारी कंपनियां बैंकरप्ट हो गई और सब कुछ खत्म हो गया जर्मनी में, इसके बाद जो 30 में चुनाव हुआ उसमें वो सबसे बड़ी पार्टी 107 112 सीट जीत करके आ गई और 1933 में आपको पता है कि किस प्रकार से वो सत्ता को ही कैप्चर कर ली। मैं क्यों कह रहा हूं ये कि आज की जितनी भी पार्टियां या जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जब सरकार ने सब कुछ मान लिया है तो ये एनार्की फैलाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इस विषय पर इतनी बड़ी राजनीति हो कि जो केंद्र की सरकार जिसको पॉलिटिकली ये लोग डिफीट नहीं कर पा रहे हैं, उनको दबाव में लाकर उनका जो फेस है उसको हम डिफेस करें और जिससे हम इनको पॉलिटिकली डिफीट कर पाए। पहला मेरा एक पॉइंट था। दूसरा जो है, अगर आप बिहार की बात करें, आज बिहार, मैं खुद बिहार से आता हूं इसलिए मुझे पता है कि बिहार में 900 से 1000 रुपए पर क्विंटल धान बिका है, जबकि एमएसपी क्या है। क्यों हो रहा है ये? क्योंकि कई जगह पर जो रीजनल इम्बैलेंस है, इसमें केरला में नहीं है एपीएमसी मार्केट, बिहार में एपीएमसी मार्केट नहीं है, बंगाल में एपीएमसी मार्केट नहीं है। तो ये जो इम्बैलेंस है कि लोग वहां खरीदते हैं और यहां बेचने के लिए लाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि चाहे धान की कैसी भी फसल होगी, हम अगर वहां से उसको लेकर के आएंगे पंजाब में, हरियाणा में जहां एपीएमसी मार्केट है, तो सरकार हमसे खरीदेगी और बाद में एफसीआई उसको ऐसी जगहों पे बेचेगी, 2 रुपए किलो भी बेचती है शराब बनाने की कंपनियों में 2 रुपए। और आज एफसीआई का अगर आप ड्यूज देखें, 1,80,000 करोड़ 5 साल पहले था ड्यूज। तो ये ड्यूज का पैसा किसका है? ये आपका और हमारा पैसा है। तो मेरी समझ में इस एक्ट में जो है पूरे देश को एक लेवल पर लाने की बात है और ये एक्ट किसानों के हित में है। और राजनीतिकरण अगर इसका होगा तो इससे किसानों को बहुत बड़ा नुकसान होगा। धन्यवाद मनोज जी। जी सर, राजनीतिकरण तो हो रहा है सर। हम इस चीज के खिलाफ नहीं हो सकते हैं कि कोई अगर हमारी समस्या है तो उस समस्या को उठाने में कोई अगर हमारे स्वर में स्वर मिलाता है तो उसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो स्थिति दूसरी है कि समस्या किसान का, बात खालिस्तान का, समस्या किसान का, बात उमर खालिद का, समस्या किसान का और बात मानवाधिकार का। समस्या किसान का है और राजनीतिक गोटी सेक रहे हैं शरद पवार या फिर ये जो सुखबीर सिंह बादल हैं। आखिर यह समझ में नहीं आता, जहां तक आपने विस्तार से बताया कि जो टैक्स का है, अगर हम उस पर आते हैं तो जहां तक टैक्स का बात है तो एपीएमसी में अगर उससे ज्यादा टैक्स पर कहीं बेचने की बाध्यता का कोई हिसाब किताब होता तो बात समझ में आती। यहाँ तो परिस्थिति सरकार ऐसी लेके आई है कि जहां आप ज्यादा, माने जहां अपने बिक्री पर आपको 8% टैक्स देना पड़ता था, वो बिना टैक्स दिए आप बेच सकें, इसका एक विकल्प थी। दूसरी बात है एमएसपी पर। एमएसपी के बारे में हम तो देख रहे हैं कि यह पहली बार कोई सरकार आगे आके, आप भी सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता हैं, बाकी सारे लोग हैं, मैं तो नहीं देखा हूं कि कभी किसी आंदोलनकारी के किसी डिमांड के लिए सरकार कहती हो कि मैं लिखित दूंगा। लिखित तो आज तक किसी ने न मांगा न दिया गया। मनोज जी इस विषय पर जारी रहेगा। 30 सेकंड है तो मैं बताता हूं ये विषय क्या है। देखिए, मैं बस 30 सेकंड में बताना चाहता हूं। देखिए, इनकी जो डिमांड है ना कि इसको लीगल कर दिया जाए। लीगल का मतलब क्या होता है कि जैसे जब आप कोई कानून में डाल देते हैं तो इसको कोर्ट इन्फोर्स करेगी। अब मुझे एक बात बताइए कि अगर कल को जो फसल है, अगर उसकी क्वालिटी पर फिर कौन तय करेगा उसकी क्वालिटी? तो ये जो जब सरकार कह रही है कि अब हम लिखित आश्वासन दे रहे हैं कि ना तो एमएसपी खत्म करेंगे और ना एपीएमसी खत्म करेंगे, अगर जब लिखित आश्वासन जब सरकार दे रही है और आपको लगता है कि सरकार इस पर नहीं रहेगी, तो आज जहां से आप आए हैं वहां से आप दोबारा आ सकते हैं। दूसरी बात, आपने बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू उठाया कि ये जो 8% टैक्स है, उसमें मैं बताता हूं कि ये जो मंडी टैक्स है वो करीब 3% है।
3% जो है वो ग्राम विकास से और 2.5% कमी से हमको, उनको बोलिए फोन करके, हम तैयार हैं, शी इज कॉलिंग। तो मेरा ये मानना है कि देश की जनता इसको बड़े अच्छे तरीके से देख रही है और इसको फाइनली जो भी लोग पॉलिटिक्स इस पर कर रहे हैं उससे इनको नुकसान होगा। लगता है राजीव जी पांडे का संपर्क थोड़ा गड़बड़ा गया है। तब तक चर्चा जारी रखने के लिए मैं श्री रणविजय जी को आमंत्रित करता हूं कि वो सर इन सारे विषयों पर जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं उस पर आप अपना उनको बोलो ना मंतव्य बैठे हैं, रखें। अभी तक वो शो चल रहा है। क्या आपके रणविजय राव जी? जी बहुत बहुत नमस्कार। और मुझे बहुत खुशी है कि इस बहुत अच्छी परिचर्चा में मैं भी शामिल हूं और अच्छे लोगों और अच्छे वक्ताओं के बीच मैं भी हूं, मुझे भी शामिल किया गया है बिहार स्वाभिमान आंदोलन के इस फेसबुक पेज पर। और ये बात राजू जी ने बहुत सही कही कि किसी भी समस्या का अगर राजनीति हो जाता है तो उसका उद्देश्य भटक जाता है। जो मांग होती है वो मांग न होकर वो बिल्कुल तर्क कुतर्क में बदल जाती है बात। तो इस तरह से अगर किसी समस्या का या किसानों की समस्या जो आजकल बहुत चर्चा का विषय है और किसान सड़कों पर डेरा डाले बैठे हैं और महीना दिन से ज्यादा, मतलब महीना दिन करीब होने वाला है, 18-19 दिन हो गया। तो ये चिंता का विषय है। हमारे सरकार बहुत चिंतित है और कोशिश कर रही है, बातचीत का प्रस्ताव भी दिया है कि किसी भी समय किसी भी इशू पर हम बात करने को तैयार हैं। और किसान भी एक धड़ा तो टूट ही गया है, सरकार से बात चल भी रही है, लेकिन जब राजनीतिकरण होने लगा उसके बाद वो उद्देश्य से यह किसान आंदोलन भटक गया सा लगता है। तो ये बिल्कुल गलत है, राजनीतिकरण बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और आजादी के पहले भी हम अगर प्रेमचंद की कहानियों को देखें, घेसु माधव वो भी थे, वो भी परेशान थे। और आज भी हमारे गांव में हमारे किसान जो जो सीमांत किसान है, जो लघु किसान है, उनकी भी हालत घेसु माधव जैसी ही है। उनकी स्थिति इतने आजादी के इतने सालों बाद भी बदली नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं गांव होकर आया हूँ जी जी जी। और खेती बहुत अच्छी जी हुई, सर। धान की फसल बहुत अच्छी हुई है हाँ हाँ और लोग बहुत खुश हैं। हाँ जी ब्यालोक जी, किसानों की समस्या का राजनीतिकरण सही है या गलत? जी सबसे पहले तो बिहार स्वाभिमान आंदोलन को धन्यवाद इतनी अच्छी परिचर्चा का आयोजन करने के लिए। और मेरे सभी पैनलिस्ट मेरे साथ जो भी हैं उन सबको नमस्ते। देखिए, राजनीतिकरण सही या गलत से बेहतर शब्द यह होगा, मुझे लगता है कि राजनीति का तो होना ही चाहिए, क्योंकि अभी यह कहा गया था कि जो राजनीति हमारी रोटी तय करती है वो राजनीति तो हमारे जीवन के हर क्षेत्र में आएगी, तो राजनीतिकरण तो होगा ही। किंतु वह राजनीति कैसी होती है, सकारात्मक होती है, नकारात्मक होती है, या वह केवल लफाजी होती है, इस बात पर हमें गौर करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये किसान आंदोलन हम लोग कहे जा रहे हैं, हमें यह ठहर कर देखना चाहिए कि इसमें कितने किसान हैं, असली समस्या कहाँ है। अगर आप एमएसपी की बात करते हैं या किसानों को बाजार नहीं मिलने की बात करते हैं, देश में एक संसद नाम की चीज है, हमारे देश में लोकतंत्र है, इतनी बुनियादी बात से हम सभी सहमत होंगे। यहाँ तक कि जो भाकपा माले पहले अंडरग्राउंड हुआ करती थी, वह भी लोकतांत्रिक तरीके से अब चुनाव में हिस्सा ले रही है और इस बार उसके करीब दर्जन भर विधायक भी चुन के आए हैं। कहने का आशय यह है कि यह किसान कानून आज अचानक से तो सरकार ने बना नहीं दिया।
करीबन 2 दशकों से इस पर चर्चा चल रही थी और हर एक सरकार ने, पिछली बार कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र से लेकर भाजपा के घोषणा पत्र तक में ये था। कई सरकारें आई, विभिन्न चर्चाएं हुई और आपने बाकायदा सांसदों को चुना है। अगर सांसदों को चुना है तो सांसदों का काम क्या है? सांसदों का काम तो है कि कानून बनाना है। मजे की बात क्या है इस सरकार के साथ, और मुझे नहीं पता कि इसका दोष किसको दिया जाए या इसका ठीकरा किसके माथे पर फोड़ा जाए। मजे की बात यह है कि सीए भी जब लागू हुआ तो संसद में कोई बवेला नहीं हुआ। चर्चा हुई जो अमूमन होती है, थोड़ी बहुत नोकझोंक हुई, थोड़े बहुत कागज वागज फटे, माइक को घेरा गया, सदन को घेरा गया और वह कानून बना। कानून बनने के बाद 3 महीने क्या हुआ दिल्ली में हम सबने देखा। दिल्ली जो हमारी राजधानी है उसकी एक सड़क को घेर कर लगभग 3 महीने तक डिस्टरबेंस क्रिएट किया गया। 5 लाख लोगों का आना जाना बंद रहा। खैर, यह किसान कानून जो बना वह संसद में पूरी चर्चा हुई है, इस बात से किसी को कहीं कोई इनकार नहीं है। जो पार्टी जो भी आज तथाकथित किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, उनके 1 सदस्य हो, 2 सदस्य हो या 44 सदस्य हो, ये सभी लोग संसद में थे। सीधी सी बात है। और मेरी ही इसी बात को एक दर्शक ने, अजीत झा ने अभी वो प्रश्न भी पूछा है। वह प्रश्न शायद उनका भाजपा प्रवक्ता से था। अगर वो प्रश्न मुझे जहां तक याद है कि ऐसा क्या होता है इस सरकार में कि हर एक 3 महीने पर एनआरकी फैल जाती है। और सचमुच सोचने वाली बात, इस सरकार के कारिंदों को, इस सरकार के जो मंत्री हैं, इस सरकार के जो पुरोधा हैं, उनको यह सोचना चाहिए कि एक संसद से पारित कानून के खिलाफ और किसान, ये जो तथाकथित किसान आंदोलन आज जो लोग दिल्ली घेर कर बैठे हैं वॉशिंग मशीन और फुट मसाजर और तमाम सुविधाओं के साथ, ऐसा नहीं है कि ये भी अचानक से चले आए। अगस्त से इसकी तैयारी चल रही थी। जो लोग इस आंदोलन को करीब से देख रहे हैं, हमारे जो पत्रकार मित्र हैं, या मैं जहां तक जानता हूं, अगस्त से इसकी तैयारी चल रही थी। पंजाब के गांव-गांव में बाकायदा प्रशिक्षण शिविर लगाए गए और इसीलिए आज जब वो तथाकथित किसान बाइट्स देते हैं तो वह जमे हुए एक्टिविस्ट या कार्यकर्ता की तरह देते हैं। तो राजनीतिकरण सही या गलत का सवाल ही नहीं है, राजनीति तो होगी और जो राजनेता है वह राजनीति ही करेंगे। जैसे फुटबॉल खिलाड़ी फुटबॉल ही खेलेगा। जी, हम आते हैं। जी, धन्यवाद। हाँ, हम दोबारा आते हैं। तब तक श्री विजय कुमार श्रीवास्तव जी, उनको इस चर्चा में आमंत्रित करते हैं और उनका मंतव्य जानते हैं कि उनके नजर में क्या किसानों की समस्या का राजनीतिकरण उचित है। श्री विजय कुमार श्रीवास्तव जी। जी, सबों को सादर नमस्कार। हम बिहारी होने के नाते बिहारी मानसिकता से इस चर्चा में शामिल होंगे। बिहार मूल रूप से कृषि प्रधान प्रदेश है, लेकिन दर्जा कृषि प्रधान प्रदेश का मिला हुआ है पंजाब को, हरियाणा को, महाराष्ट्र को। सबसे पहली बात तो यहीं पे गलत हो रहा है, बिहार के साथ अन्याय हो रहा है। 2006 में एपीएमसी की समाप्ति बिहार करने वाला प्रथम राज्य था और उसके बाद फसल की खरीदगी एपीएमसी के समाप्त होने के बाद पैक्स और व्यापार मंडल के माध्यम से बिहार में इसकी शुरुआत हुई। बिहार में लगभग 90% से ज्यादा सीमांत कृषक हैं और छोटी संख्या में सरप्लस प्रोड्यूसर हैं किसान के रूप में। ये बात पे जोर देनी चाहिए और मुख्य रूप से चर्चा होनी चाहिए बिहार के श्रेष्ठ हितों में कि बिहार को अन्य राज्यों के तरह ये मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस एमएसपी का लाभ क्यों नहीं मिलता है। क्या गलती है बिहार की? भारत सरकार की जो कृषि संबंधित नीतियां हैं उसके लाभ लेने के लिए बिहार हकदार नहीं है क्या? बिहार के किसान की कोई एलिजिबिलिटी नहीं बनती है क्या? ये सारी बातें ये मुख्य रूप से बिहार से संबंधित बातें होनी चाहिए।
रही बात जो ये आंदोलन है उसका राजनीतिकरण सही है या गलत, राजनीतिकरण तो हो ही रहा है और ये गलत हो रहा है, ये बात बिल्कुल तय है, इसमें तो कहीं दो राय होनी ही नहीं चाहिए। भारत सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार इनोवेटिव विजन को लेके जो एक्ट लाई है उसका आत्मनिरीक्षण देश को उस बिल से आधारित करना ही चाहिए। लेकिन प्रश्न ये है कि जिस तरह से इस बिल का विरोध किया जा रहा है, इन नीतियों का विरोध किया जा रहा है और जो लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, ऐसे ऐसे संगठन शामिल हो रहे हैं जिनको किसान और किसानी से कोई मतलब नहीं है, किसान से संबंधित समस्याओं से कोई मतलब नहीं है, किसानी से कोई मतलब नहीं है, तो ये तो एस्टेब्लिश करता है कि इसका राजनीतिकरण हो रहा है और जो गलत है, बिल्कुल गलत है। बिहार के हित में बिहार के हित में ये चर्चा विशेष रूप से होनी चाहिए क्योंकि इसमें अधिकांश पार्टिसिपेंट बिहारी हैं और बिहार उपेक्षित है, देश का सबसे उपेक्षित राज्य है, यहाँ के किसान उपेक्षित हैं, ये फ्लड अफेक्टेड प्रदेश है, सुखाड़ अफेक्टेड प्रदेश है, ये बिहार के किसानों को भारत सरकार की कृषि संबंधित नीतियों का लाभ बिल्कुल नहीं मिलता है। सबसे बड़ी बात है कि एमएसपी का लाभ बिल्कुल नहीं मिलता है, जो बिल्कुल अन्यायपूर्ण बात है। अब ये सरकार की जो नीतियां हैं, जो नई नीतियां आ रही हैं जिसका विरोध हो रहा है, इसमें बिहार के साथ अन्याय होता आया है, वो अन्याय की समाप्ति इस नीतियों में हो, नीतियों के लागू होने के बाद हो और कोई गलती ना हो, जो अब तक गलतियां हो रही है सरकार के द्वारा और विभिन्न विभागों के द्वारा, ये महत्वपूर्ण बात है। राजनीतिकरण सरकार, सबसे बड़ी बात है कि देखिए एक हम नई बात बोल रहे हैं जिसमें सबों को सोचना चाहिए, देश को सोचना चाहिए, देश को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। जाति के आधार पर एमएलए एमपी का टिकट तो लोगों को मिलता है, जाति के आधार पर सरकार बनती है, तो किसानों का जो पॉपुलेशन का शेयर है देश में, तो किसानों को एमएलए एमपी में किसानों के नाम पर उसको क्यों नहीं मिलता है एमएलए एमपी का टिकट? वो विधायक किसान वर्ग से क्यों नहीं आते, एमपी क्यों नहीं आते? उनके लिए आरक्षण, या जैसे महिलाओं के लिए आरक्षण है, एससी एसटी के लिए आरक्षण है, तो किसानों के लिए भी होना चाहिए। आज यदि वैसा होता, किसानों का उचित ये प्रेजेंटेशन होता विधानसभाओं में, लोकसभा में, राज्यसभा में, तो आज हम दावे के साथ कहते हैं कि इस आंदोलन का राजनीतिकरण किसी भी हालत में नहीं हो सकता था और आगे भी होता रहेगा यदि इसका सुधार नहीं किया जाएगा। तो इसको मानना ही पड़ेगा, मानना ही चाहिए। देश के भावी पीढ़ियों के श्रेष्ठ हितों में इसको मानना चाहिए कि विधानसभाओं में, लोकसभा में और राज्यसभा में किसानों का उचित प्रतिनिधित्व होना चाहिए, किसानों को उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। यदि ऐसा होता तो इस आंदोलन का राजनीतिकरण नहीं होता, आंदोलन यदि होता तो सही होता, गलत नहीं होता। अभी भी समय है भावी पीढ़ियों के श्रेष्ठ हितों में, इस पे हम सबों को, सरकार को, पॉलिटिकल पार्टीज को, सबको विचार करना चाहिए, गंभीरता से करना चाहिए, शीघ्रता से करना चाहिए, तीव्रता से करना चाहिए। अभी देखिए देश का कितना समय बर्बाद हो रहा है, कितना धन बर्बाद हो रहा है और किस चीज के लिए हो रहा है, आउटपुट क्या है इसका, इस आंदोलन का। सरकार तो एक्ट बना दी और आंदोलन के सामने में बहुत सी मांगों में 12 मांगे, जैसे अभी राजीव जी बतला रहे थे कि सरकार मानने को तैयार हो गई है। तो ये तो भारत का तो अधिकांश समय और धन इन्हीं बातों में चला जाता है कि आंदोलनकारियों को मनाना, उनको फुसलाना, उनके सामने में घुटने टेकना। ये तो किसी अच्छे राष्ट्र का संस्कार नहीं होता है। इन सारी बातों का समाधान यही है कि किसानों को विधानसभाओं में, राज्यसभा में, लोकसभा में उचित रिप्रेजेंटेशन उनको मिले और मिलना चाहिए। ये बहुत प्रमुख बात है। यदि ऐसा होता तो ये दुर्गति हम लोग देखने के लिए नहीं देख पाते। मेरी आवाज आ रही थी? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। जी जी। हमारे कुछ दर्शक भी बता सकते हैं अगर उनको आवाज आ रही है। रणविजय जी। जी जी। रणविजय जी, जी बोलिए। जहां तक सवाल है, जो भी राजनीतिक दल है,
और उसका यह अधिकार बनता है कि देश की तमाम समस्याओं पर, ना सिर्फ किसान की समस्या पर, बल्कि चाहे जिस किसी भी क्षेत्र में समस्या हो उस पर उसको अपना एक दृष्टिकोण रखने का अधिकार है। जी और आगे वो क्या करना चाहता है उस समस्या के बारे में, उसके निराकरण के बारे में उसका क्या अभिमत है, इसको वो प्रकाशित भी करता है और अपनी बातों को लेकर जनता के बीच में जाता है। जी जी उस परिस्थिति में अगर किसान आंदोलन करे और किसी राजनीतिक दल का उसको बैकिंग ना मिले, तो फिर किसान अपनी बात सरकार तक कैसे पहुंचाएगा? इसी तरह से सड़कों पर आके, रोड पर आके। जी जी और जहां तक किसान की बात है, यहाँ तो देखने में आ रहा है कि पंजाब का, हरियाणा का और दिल्ली का, उत्तर प्रदेश का, वह भी खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, जहां की एक मजबूत एपीएमसी भी है, एमएसपी पर वो लोग ज्यादा माल बेच भी पा रहे हैं। आंदोलन फिर वही लोग कर रहे हैं, तो उनके अंदर यह भ्रम कहां से आई और किसने पैदा? जी जी। हाँ, न मैं आपकी बात मैं समझ गया हूँ। खत्म आपकी हो आवाज शायद जाएगा। बीच में कट गई। ये हाँ, कहीं ना कहीं रणविजय जो राव जी। जी, जो जो बड़े किसान हैं, जो जैसा कि आपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की और हरियाणा और पंजाब की बात की, यहाँ पर किसान तुलनात्मक रूप से अन्य राज्यों की तुलना में वो ज्यादा संगठित हैं, और इसलिए और संपन्न भी हैं। और हरित क्रांति का सबसे ज्यादा लाभ इन्हीं प्रदेशों में, इन्हीं क्षेत्रों को मिला है। इसलिए वो पहले से वो ज्यादा खुशहाल हैं और संगठित भी हैं। तो इन इन और उपज ज्यादा होने, इनको लाभ हानि का, नुकसान का वो ज्यादा पता चलता है। तो वे अपने अधिकारों के बारे में और जो एमएसपी का जो लाभ मिलता है, सच्चे अर्थों में इन्हीं को लाभ मिल पाता है, इन्हीं किसानों को, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं, जो पंजाब के हैं, जो हरियाणा के हैं। बाकी और प्रदेशों में इस तरह की आवाज उतनी मतलब नहीं उठ रही है। जो या एमएसपी, या जैसे कि विजय कुमार श्रीवास्तव जी ने कहा कि जो एमएसपी का लाभ बिहार के किसानों को नहीं मिलता है, पंजाब के किसानों को नहीं मिलता है, बाकी दक्षिणी राज्यों को भी नहीं मिल पाता है। तो वहां भी इस तरह से जो जो आंदोलन होना चाहिए कि किसानों के हित के बारे में या कृषि बिल के खिलाफ में, तो ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस तरह से जो ज्यादा लगता है कि ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं किसान, तो इन्हीं क्षेत्रों के, इन्हीं प्रदेशों को हो रहे हैं। इनको एमएसपी का जो लाभ मिल पा रहा था, इनसे इनको लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा अधिकार जो है वो छीना जा रहा है। तो शायद इसी वजह से ये सड़कों पर उतर आए हैं। और जैसा कि आपने कहा नहीं, कि इनका कोई उनको राजनीतिक। उनको 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 लगना एक बात होती है। जी जी सवाल बिल्कुल। तो यहाँ यह उठता है कि उनको आखिर ऐसा क्यों लगता है, जब सरकार अलग अलग फोरम पर और अलग अलग स्तर से प्रधानमंत्री अपना वक्तव्य दे रहे हैं, हमारे कृषि जी मंत्री जी। कह रहे हैं कि मैं लिखित देने के लिए तैयार हूं कि एमएसपी खत्म नहीं होगा, एपीएमसी खत्म नहीं होगा, तो ये भ्रम नहीं पैदा कहां से हुआ, किसने जी, पैदा नहीं तो किया? इसमें दो राय दूसरा नहीं। बात, ये कहीं ना कहीं किसान आंदोलन अपने उद्देश्य से भटकता जा रहा है। और सरकार इससे ज्यादा और क्या कर सकती है फिलहाल? सरकार लिखित आश्वासन ही दे सकती है। पहले तो बातचीत का माध्यम होता है। बातचीत का कई दौर चला। उसमें अगर सहमति, कुछ बिंदुओं पर सहमति बनी, जैसा कि राजू पंडित जी बता रहे थे, 12 मांगे मान ली गई हैं। सरकार ने और बिल के बाद जी बिल के बाद एमएसपी को बढ़ाया है, और जी उस जी बिल्कुल बढ़े हुए एमएसपी बढ़ाया है। पर और मंडी के जी अंदर जी ही खरीद की व्यवस्था भी है, और वो चल रही है। मैं अपने प्रश्न जी को जी लेकर व्यालोक जी के पास जाना चाहूंगा कि सर, अगर मंडी है, मंडी में बिकता है, तो इसका फायदा तो केवल और केवल वहां मिल रहा है जहां मंडी की मजबूत व्यवस्था है।
जो हमारे बिहार के हैं किसान, झारखंड के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं, केरल के हैं, बंगाल के हैं, जहाँ की मंडी की कोई मजबूत व्यवस्था नहीं है और मंडी पर खरीद बिक्री नहीं होता है। अपने यहाँ तो एपीएमसी एक्ट खत्म हो गया, मंडी होने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो यहाँ के किसान जो एमएसपी है ऐसा सुनते भर थे, अब तो उनके पास तो एक विकल्प है कि अब वो एक बेहतर व्यवस्था के तहत अपने उत्पाद को दुनिया के अंदर कहीं भी बेच सकते हैं। और ऐसे कुछ उदाहरण भी सामने आए हैं जहाँ मुजफ्फरपुर का कोई नवयुवक किसान अपने लीची को इंग्लैंड तक बेच पाया। तो बिहार के किसान या वैसे सारे स्टेट के किसान जहाँ की एपीएमसी की व्यवस्था मजबूत नहीं है या है ही नहीं, वहाँ के किसान तो इस आंदोलन में है नहीं। तो फिर इस आंदोलन को क्या माना जाए? आंदोलन तो वही लोग कर रहे हैं जहां मंडी भी है और एमएसपी पर वो लोग ज्यादा अनाज बेच भी पा रहे हैं, और वही लोग आंदोलन भी कर रहे हैं। और देखिए, आंदोलन के अंदर से जो स्वर उभर रहा है, जिन जो जो आशंका उनकी, वो आशंका तो निर्मूल है। तो फिर ये ऐसे में ये औचित्य समझ में नहीं आता है कि आखिर फिर इस आंदोलन, इतनी ठंड में ये आंदोलन आखिर क्यों करना पड़ रहा है, और देखिए अब इस आंदोलन के पीछे का मंशा क्या है? जी व्यालोक जी। जी, आपकी अभी आपने जो प्रश्न पूछा इसको मैं थोड़ा पीछे ले जाता हूं, जहां आप रणविजय सर से बात कर रहे थे, रणविजय राव जी से, और आपने उनसे पूछा था कि इस आंदोलन के पीछे कौन है और उनकी मंशा क्या है। देखिए, मुझे लगता है कि पिछले 18-19 दिनों में, 20 दिनों में हमारे देश में हर एक व्यक्ति कृषि विशेषज्ञ हो चुका है। तो बहुत सारी बातें कही जा चुकी हैं। हम जैसे सारे लोग लगभग ये जानते हैं, जो भी ये कार्यक्रम देख रहे हैं या जो थोड़ा बहुत भी अवेयर हैं, कि एमएसपी की जो व्यवस्था है या जो सरकारी खरीद की व्यवस्था है वो पंजाब और हरियाणा में बहुत अधिक मजबूत है और लगभग 96% खरीद वहीं होती है। बिहार में है ही नहीं। और बिहार में सरकारी खरीद का जो मसला था, वह मसला भी पैक्स बना के और वो एक अलग दिशा में चला गया, क्योंकि पैक्स के जरिए खरीद होती है और उसमें भी बहुत सारी भ्रष्टाचार की खबरें हैं। प्रवीण झा नाम के अजीत झा जी लिख रहे हैं कि विजय सर, इस कानून से क्या हुआ? प्रवीण झा जी पूछ रहे हैं राजीव जी कहाँ गए, यह तो आयोजक बताएंगे। खैर, हमारा देश उत्सव प्रिय है, तो हम लोग किसी भी स्थिति में एक उत्सव मनाना सीख लेते हैं। और पिछले 10 वर्षों से अगर आप देखेंगे, खास तौर से एक उत्सव शुरू हुआ था इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम से। उसमें हम लोगों ने देखा कि अन्ना हजारे को बीच में बिठाया गया, उनके इर्द गिर्द तमाम तरह की महफिलें हुई, और तब से यह चला कि एक तरफ आंदोलन होता हो। मैं जब अब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, मैं जेएनयू का पढ़ा लिखा आदमी, तो हमारे यहाँ हमारी यूनिवर्सिटी में हर एक दूसरे दिन कुछ हल्ला बोल होता था या कुछ आंदोलन हो जाता था। तो पता चला कि कीनिया से लेके और बोस्निया तक की समस्याओं पर चर्चा होती थी, लेकिन हमारे यहाँ जो मेस में बाल मजदूर होते थे उस पर चर्चा नहीं होती। तो दो चीजें हैं, एक तो हमारा देश उत्सव प्रिय है, दूसरे ये 10 वर्षों से जो चला आ रहा है कि आप आंदोलन करते हैं, उसके साथ साथ वहाँ रवि शेरगिल आ जाते हैं, वहाँ रॉक स्टार आ जाते हैं, वहाँ रॉक बैंड आ जाते हैं, वहाँ फुट मसाजर आ जाते हैं। इस आंदोलन में उत्सव धर्मिता और उत्सव प्रियता की तमाम हदें पार कर दी गई हैं, क्योंकि इसमें पिज्जा भी चल रहा है, इसमें फुट मसाजर भी चल रहा है, इसमें हीटर्स भी लगाए गए हैं। आप उन तथाकथित किसानों के अगर टेंट देखेंगे, और सर्दियों में वो कहीं ठिठुर नहीं रहे हैं, वैसी कोई चिंता नहीं है। जब तक सरकार उन पर पानी की बौछार न करे या उनको वाटर कैनन से न भगाए, तब तक उनके ठंड में ठिठुरने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उस सब की तमाम पुख्ता व्यवस्था है। कौन लोग हैं इसके मूल में? आप ध्यान से देखिए पिछले 6 वर्षों का,
इस सरकार के 2014 में आने से और आज तक का आप इतिहास देखें, हर एक छठे महीने कोई ना कोई बढ़िया उत्सव, बढ़िया हंगामा होता है। शुरू हुआ जेएनयू से, जेएनयू से शुरू हुआ, टुकड़े टुकड़े गैंग मशहूर हुआ, उसका परिणाम क्या निकला वह आप देख रहे हैं। जेएनयू से शुरू हुआ, यादवपुर यूनिवर्सिटी तक पहुंचा, जामिया, एएमयू, और हर एक जगह से एक एक तथाकथित छात्र नेता निकला। छात्र नेता कौन? जेएनयू से वह छात्र नेता निकला जो लड़की छेड़ने के मामले में बाकायदा यूनिवर्सिटी से दंडित है और वह बेगूसराय से चुनाव लड़ चुका है। यह हुआ। उसके बाद आप किसी भी आंदोलन के पीछे देखेंगे तो तथ्य और तर्क नहीं है, क्योंकि सीएए के समय जब आंदोलन हुआ तथाकथित, तो कहा गया कि एनआरसी को आप बंद कीजिए। एनआरसी अभी तक, मैं 1 साल से प्रतीक्षा कर रहा हूं कि एनआरसी की कहीं बात हो। एनआरसी कहीं अस्तित्व में ही नहीं है और उसके पीछे कागज नहीं दिखाएंगे, हम कागज नहीं देंगे, हमारा कुछ नहीं है, हम ऐसे करेंगे, हम वैसे करेंगे, तमाम तरह की बातें हैं। उसके बाद अब किसान आंदोलन, तो ये सीधे तौर पर सरकार की जो, इसमें 2 चीजें मुझे समझ में आती हैं। या तो सरकार की इंटेलिजेंस चूक रही है और सरकार को ये पता ही नहीं चल रहा है कि ऐसा कुछ हो रहा है, या फिर सरकार यह चाहती है कि इस बहाने कुछ मनोरंजन होता रहे, कुछ लोग लगे रहें और सरकार को जो काम करना है वह करती रहे। जैसे उसको 370 लाना था, उसने 370 ला दिया। सीए 1 तारीख से लागू हो जाएगा, कागज दिखाना पड़ेगा, दिखाना दिया। किसान कानून उसको बनाने थे, बना दिए। हो सकता है कि इस लगे हाथों इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड और बाकी चीजें भी सरकार कर दे और ये ढोल मंजीरा ताशा वगैरह लेके लोग लगे रहें, तो ये अच्छा है। हम लोगों के समय एक प्रश्न आता था कि कांग्रेस सेफ्टी वॉल्व है, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन था, यूपीएससी वगैरह में भी आता था और सब चीज में। तो मुझे लगता है कि इस सरकार ने आंदोलनों को उत्सव प्रियता से जोड़कर अपना सेफ्टी वॉल्व बना लिया है कि आप लोग लगे रहो, एक तबका लगा रहे, और आखिरकार ये कितने लोग हैं? 5,000 होंगे, 10,000 होंगे। आप टीवी देखना बंद कर दीजिए, कुछ दिन ट्विटर से दूर हो जाइए, आपके लिए जीवन में शांति ही शांति है। लेकिन आप अगर टीवी देखेंगे तो पता चलेगा कि किसान आंदोलन से देश जल रहा है। ट्विटर पर जाएंगे तो ऐसे ऐसे ट्रेंड चलते हैं कि आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। तो इसलिए इस चीज को, आंदोलन, ये जो भी कुछ हो रहा है, सरकार भी इस बात को समझ रही है, वो भी मजे ले रही है, आंदोलनकारी भी मजे में है, और इसके पीछे न किसानों के हित की किसी को परवाह है। कानून बनना था, 2 दशकों में बाकायदा कितनी सरकारें आई गई, कितनी समितियां बनी, कितने पन्ने बर्बाद हुए, कितना उस पर चर्चा हुई, उसके बाद ये कानून आए। और जो कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में वही दावा कर रही थी कि हम आएंगे तो ये करेंगे, वही सड़क पर उतरी हुई है। तो इसलिए इस आंदोलन के, तथाकथित आंदोलन के मूल में यही। जी रणविजय जी, जी आखिर इस तरह के परिस्थिति में, जबकि ऐसा देखने में आ रहा है कि सरकार 24 घंटा तैयार है बातचीत करने के लिए, कई राउंड की बातचीत हो भी गई है, लेकिन देश यह जानना चाहता है कि आखिर इस बातचीत में निकल के क्या आ रहा है, डेड लोग कहाँ हैं? क्योंकि यही लोग जब बाहर आते हैं और जिस तरह की बातें होती है कि तीनों कानून वापस ले लो, तीनों काला कानून वापस ले लो, क्यों वापस ले लो, क्या आपत्ति है, या जब सरकार पूछती है या मीडिया पूछती है तो वो बता नहीं पाते। तो इस तरह से ये आपके समस्या का निराकरण हो सकता है, आपके वहम का निराकरण कैसे हो, या आपके जिद का निराकरण कैसे हो। और जो भी लोग इसके पीछे लगे हुए हैं उनका रेंज बहुत वर्सटाइल है सर, उनके सबके अलग अलग अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं।
ऐसी परिस्थिति में, और अगर हमारे किसान को मोहरा बनाया जा रहा है, इस परिस्थिति में राजनीतिक दल का या जो इस देश के बुद्धिजीवी हैं, मीडिया है, उसकी क्या भूमिका होती है अगर इसका राजनीतिकरण गलत इरादे से? क्योंकि एक राजनीतिकरण तो वह भी है कि जब तक आपके समस्या के पीछे कोई राजनीतिक दल लगेगा नहीं तो आपके समस्या का समाधान भी नहीं होना है। क्योंकि वो आखिर लोकसभा के अंदर जहां कानून बनता है, तो वो कानून तो फिर चर्चा होगी किसके बीच में? राजनीतिक दल के बीच में ही चर्चा होगी। तो ये जो एक परिस्थिति पैदा हुई है जहां एक डेडलॉक जैसा बन गया है, आखिर उनकी मांग क्या है यह लोगों के समझ में नहीं आ रहा है, यह देश के समझ में नहीं आ रहा है। भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्री, संबद्ध मंत्री जो भी हैं, कृषि मंत्री हैं, उसमें पीयूष गोयल, रेल मंत्री हैं, सारे लोग बैठ रहे हैं, पूछ रहे हैं, घंटों बात हो रही है और निकल के कुछ नहीं आ रहा है। ऐसी परिस्थिति में इस समस्या को का निराकरण क्या देखते हैं आप, रणविजय राव जी? जी अच्छा, जब तक किसान जिद पे अड़े रहेंगे तब तक तो मुझे नहीं लगता है कि समस्या का समाधान हो पाएगा। जब तक बैठकर बात ना की जाए और चीजों को सही तरीके से समझा नहीं जाए, चाहे सरकार समझने का प्रयास करे या किसान समझने का प्रयास करे। जहां तक सरकार की बात है, सरकार समझने की कोशिश कर रही है, वो 24 घंटे उपलब्ध है कि हम किसी भी विषय पर, किसी भी प्रश्न पर हम बात करने को तैयार हैं, हम जवाब देने को तैयार हैं। और किसान बिल्कुल अड़े हुए हैं कि नहीं वापस लिया जाए। तो ऐसे जब राज्यसभा से कानून पास हो गया, लोकसभा से पास हो गया, राष्ट्रपति की सहमति मिल गई, कानून बन गया, तो ऐसे में इतना आसान नहीं है कि कानून को वापस ले लिया जाए। उसमें संशोधन हो सकता है। कुछ बिंदुओं पर वो तो सरकार भी स्पष्ट कर चुकी है कि कानून में संशोधन हो सकता है। कानून इस तरह से वापस जो संसद का बना हुआ कानून है, पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया भी जानती है कि संसद में बना हुआ कानून सड़क के आंदोलन से समाप्त नहीं होता है और होना भी नहीं चाहिए। आपके पीछे जो राजनीतिक दल आपको सपोर्ट कर रहे हैं, उसको संसद में उसको पूरा मौका था अपनी बात को रखने का। वो अपनी मैनिफेस्टो में तो सुधार की बात करते हैं, और जब सरकार सुधार लेके आती है तो आप पता नहीं किस कारण से उसका विरोध करते हैं। तो परिस्थिति तो जटिल है। बिल्कुल बिल्कुल, जब तक किसान समझने को तैयार नहीं होंगे और सरकार की सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे, सरकार का तर्क भी सही तरीके परिप्रेक्ष्य में नहीं समझेंगे, तब तक मुझे नहीं लगता है कि कुछ निराकरण हो सकता है इस समस्या का। तो सरकार सुनने को तैयार है, किसान समझने को तैयार नहीं है, जिद पर अड़े हैं। और इसमें निस्संदेह कोई न कोई राजनीतिक दल तो है, बेशक वो सामने नहीं आ रहे हैं या फिर जितने भी विपक्षी दल हैं सारे हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। तो उनका बैकिंग है और वो किसी अपने उद्देश्य से किसान भटक भी गए हैं। जहां तक आपने कहा कि संसद में चर्चा हुई, तो किसानों का कुछ स्पष्ट रूप से प्रतिनिधित्व तो नहीं होता है संसद में या राज्य विधानसभाओं में, लेकिन किसी न किसी रूप में आज जो भी है, कहीं ना कहीं उनकी पृष्ठभूमि किसान की रही है, किसान परिवार से हैं, खुद किसान भी हैं, कई कई नेता राजनेता खुद किसान भी हैं, बड़े किसान हैं। तो वो भी चीजों को समझते हैं, वो भी शामिल रहे हैं जो आज के डेट में सांसद हैं, कई कुछ मंत्री भी हैं, कुछ मंत्री पहले रहे भी हैं अलग अलग सरकारों में, वो चीजों को समझते भी। लेकिन अब है कि एक उद्देश्य लेकर चल रहे हैं कि सर कानून को वापस करवाना ही है, या इस सरकार को परेशान करना है, या सरकार की सुननी नहीं है। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि कोई निराकरण निकल सकता है। जब तक सरकार अगर लिखित आश्वासन देने को तैयार है, तब तो बात माननी चाहिए। अगर फिर भी नहीं मान रहे हैं तो मतलब कि वो किसान आंदोलन राजनीति से प्रेरित है और इसका गलत इस्तेमाल
किया जा रहा है आंदोलन का, आंदोलन को भटकाने की, आंदोलन को सही दिशा देने की कोशिश नहीं की जा रही है। तो इससे इससे कुछ भला होने वाला नहीं है, ना किसानों का भला होगा, ना आम आदमी का भला होगा, जो आए दिन उस आंदोलन में के कारण पीस रहे हैं और अर्थव्यवस्था को भी हानि पहुंच रही है। हजारों करोड़ का आज ही अखबार में पढ़ रहा था कि 3,500 का नुकसान हुआ है अब तक इस आंदोलन से। तो कुछ इसका निराकरण जब तक न निकलता है तब तक इस तरह से संकट बना रहेगा। सड़क पर किसान डटे रहेंगे अगर अपनी जीत पर ही जब वो अड़े रहते हैं तो। विजय कुमार श्रीवास्तव जी, रास्ता क्या है सर? देखिए, एक सबसे विजय पहली कुमार बात श्रीवास्तव जी, जी जी जी, ये जितने लोग दिल्ली में बैठे हुए हैं किसान नेता के रूप में, वो तो किसी भी हालत में किसी भी दृष्टिकोण से पूरे राष्ट्र के किसानों का तो प्रतिनिधित्व नहीं करने वाले हैं। कुछ सेक्टर, कुछ रीजन का प्रतिनिधित्व जरूर करते हैं, ये तो बिल्कुल सही बात है। रही बात यदि किसान, ये भारत सरकार के द्वारा लाया गया जो ये एक्ट्स है, ये निश्चित रूप से यदि विजनरी है और किसानों के श्रेष्ठ हितों में है, और कुछ ये 5-10 हजार लोग दिल्ली में बैठ के जो पूरे देश के किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, वैसे किसान जो एक्ट को नहीं समझ पाते और एक्ट संबंधी भाषाओं को नहीं समझ पाते, नीतियों को नहीं समझ पाते, तो इसमें सरकार को करना चाहिए। भाजपा क्लेम करती है कि हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हैं, हमारा इतना जनाधार है, हमारे मेंबर्स बहुत ज्यादा हैं, तो इस और खासकर जो पॉलिटिकल पार्टीज आज धरने को सपोर्ट कर रही है, धरनार्थियों के साथ बैठी हुई है, कभी उनके मैनिफेस्टो में यदि वही बातें थी जो इस एक्ट में है, तो इन सच्चाइयों को भाजपा और रूलिंग पार्टी जो पार्टियां उसमें सम्मिलित हैं, वो अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से, अपने पार्टी संगठनों के माध्यम से देश के विभिन्न भागों में वर्कशॉप करके, कार्यशाला आयोजित करके, मीटिंग सीटिंग करके ये लोगों को बतलाए मीडिया के माध्यम से और स्वयं मतलब ग्रास रूट पे जाके कि सच्चाई ये है और जो आंदोलन कर रहे हैं वो जो बता रहे हैं वो गलत है। ये कभी कांग्रेस के मैनिफेस्टो में था, ये कभी अमुक पार्टी के मैनिफेस्टो में था, उसी को सरकार हूबहू ला रही है। ये काम जो राजनीतिक दल भाजपा के नेतृत्व में जो भारत सरकार को चला रही है, वो ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? ये कौन सा पैटर्न को जन्म दे रहे हैं लोग कि कुछ लोग दिल्ली में चले गए और धरना पर बैठ गए तो वो पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, देश को भ्रमित कर रहे हैं, दिल्ली की सड़कों को जाम किए हुए हैं। तो पूरे देश को एक और वो कहते हैं कि हम पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो दूसरी ओर यदि ये सच्चाई है कि ये विजनरी एक्ट है और किसानों का हित इसमें है, तो सरकार अपने संगठन के माध्यम से ग्रास रूट पर जाके किसानों को बतलाने का काम क्यों नहीं करती? और वो कभी वो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में था या किसी दल में था, वो उस मैनिफेस्टो की प्रतियां लेके किसानों को, और इस एक्ट में जो प्रोविजन है दोनों में जो समानता है वही चीज है, ये बतलाने का काम क्यों नहीं करती? सब कुछ दिल्ली में ही हो रहा है, विरोध भी दिल्ली में हो रहा है, विरोध के विरुद्ध में क्या कहता है सरकार के द्वारा जो बतलाया जा रहा है वो भी दिल्ली से ही हो रहा है। ये तो बिल्कुल गलत परंपरा है और इससे कोई समाधान नहीं निकलने वाला है। ये किसानों से जुड़ा हुआ मामला है, देश का प्रत्येक किसान से संबंधित मामला है। तो ये किसानों के, जो किसान दिल्ली नहीं जाते, जो किसान अखबार नहीं पढ़ते, जो किसान टीवी पे नहीं जाते, वैसे किसानों के बीच जाके पार्टी का काम क्या होता है, राजनीतिक दलों का काम क्या होता है? सरकार की बातों को, पार्टी की भावनाओं को, उनके विचारधाराओं को जन जन तक पहुंचाना क्यों नहीं कर रही है भाजपा? क्यों नहीं कर रही है वैसी पार्टियां जो भारत सरकार में है और विभिन्न राज्यों में जो भारत सरकार समर्थित जो राज्य सरकारें हैं, जिनके सौजन्य से सरकारें चलती है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? ये तो बहुत आपत्तिजनक है। क्या मंशा है? अभी बतला रहे थे आलोक जी कि ये दोनों पक्ष जो है आनंदित है, उमंग में है, आनंद में है, सरकार भी और ये लोग भी। तो इसमें तो सच्चाई दिखती है, जो सरकार को और जो भाजपा को करना चाहिए वो नहीं कर रही है, और जो राजनीतिक दलों को करना चाहिए, जो इसके पक्ष में है वो नहीं करती, और जो विपक्ष में है वो भी नहीं करती। सब दिल्ली को ही अपना आसन जमाए लोग बैठे हुए हैं वो कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल गलत है।
तो वो अभी आलोक जी जो बतला रहे थे उस पर तो सत्यता दिखती है कि दोनों पक्ष आनंदित हो रहे हैं और एक मौके का लाभ ले रहे हैं। कोई अपनी राजनीति को चमका रहा है और सरकार एक तरह से सारे देश का ध्यान वहीं पर केंद्रित है, और इस बहाने सरकार कुछ और कर रही है, जैसा अभी आलोक जी बतला रहे थे। तो इसमें तो सत्यता दिखती है और निश्चित रूप से इसमें सत्यता है, लेकिन ये सब कुछ है यदि ऐसा है तो ये देश हित में नहीं है, देश के किसानों के हित में नहीं है। देश, कोई भी राष्ट्र, किसान, वो जब तक किसान और किसानी के श्रेष्ठ हितों में काम नहीं करेगी तो वो सरकार अच्छी नहीं कही जा सकती है। और किसान और किसानी के बल पे ही पूरी दुनिया चलती है, कोई भी राष्ट्र है। जी जी, व्यालोक जी, समाधान क्या है? और आप इस फेसबुक लाइव पेज से बिहार स्वाभिमान आंदोलन के आपका संदेश क्या है? जो आंदोलन कर रहे हैं किसान, उनको आप क्या कहना चाहेंगे और आपकी नजर में इस समस्या का समाधान क्या? देखिए, एक तो मैं जो भी लोग जमा हैं वहाँ प्रदर्शन के नाम पर, उनको ना तो मैं किसान मानता हूँ और ना ही आंदोलनकारी मानता हूँ, तो मेरे उनसे कुछ नहीं कहना है। मैं कुछ सरकार से कहना चाहता हूँ, और विजय सर ने जो बातें कही हैं वही, और इस फेसबुक लाइव के माध्यम से मैं बताऊं, और विजय सर आपको भी बताऊं, कि भाजपा देर से सही लेकिन जागी है। अब कम से कम बिहार में भाजपा किसान चौपाल लगाने जा रही है, और 38 जिलों में हर एक जिले में वह उसके नेता पहुंचेंगे, और इस किसान बिल से संबंधित जो भी जानकारी होगी और आपने जो भी कहा है उसी तरह का कोई प्रोफार्मा बनाकर और ये लोग जा रहे हैं। ये आज या कल में ये लोग शुरू करने वाले हैं। जैसा कि बिहार भाजपा के अध्यक्ष संजय जायसवाल जी ने कहा है, तो ये लोग कुछ ऐसा करने जा रहे हैं, लोगों तक पहुंचने जा रहे हैं बिहार में कम से कम। बाकी सरकार के लिए मेरा संदेश है, सीधी सी बात है कि सरकार को दंड नीति का आश्रय लेना चाहिए। 50 लोग, 100 लोग, 5000 लोग जमा होंगे और पूरे देश को बंधक बना लेंगे, यह नहीं चलना चाहिए। यह जो अमिताभ कांत जी ने जो बात कही है, टू मच ऑफ डेमोक्रेसी, मैं ठीक उन्हीं की बात का समर्थन करता हूं। यहाँ टू मच नहीं है, यहाँ टू मच है, यहाँ मच ऑफ डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी के नाम पर आप जाते रहेंगे, दरभंगा से पटना की ओर अगर आप जाएंगे तो 15-20 लड़के 13 साल से लेके 20-22 साल की उम्र के, वो बेहया की जो संटी होती है हरी वाली, उस संटी को लेके और लाल कपड़ा बांध के, और या कोई भी कपड़ा माथे पर बांध के, और वो आपके पूरे एनएच को बंधक बना सकते हैं। और ये तथाकथित आंदोलनकारी ठीक वही कर रहे हैं। ये के टाइम में यही किया, अभी यही कर रहे हैं। तो सरकार को इस पर दंड नीति लानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सीए के बारे में क्या कहा कि आप आंदोलन कीजिए लेकिन उससे दूसरों को कष्ट नहीं होना चाहिए। ये कब कहा? जब बाकायदा कोरोना काल आ गया, आंदोलन खत्म हो गया, 4 महीने बाद का। और सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला अभी तक सरकार के पास है, तो हटाइए इन लोगों को। आप क्या करते हैं? इन लोगों को आने देते हैं, फिर आप सड़कें खोदते हैं। हरियाणा सरकार सड़क खोद दे रही है कि वो आगे ना बढ़ पाए। मतलब कमाल है। आपके पास 303 सांसद लोगों ने आपको चुन के दिए हैं, आप एक मेजोरिटी की सरकार है, बहुमत की सरकार है, आपका दंड, राजदंड कब चलेगा? मेरा सरकार को संदेश है, सरकार से नम्र निवेदन है कि हटाइए इन नौटंकी बाजों को, और आपका राजदंड दिखना चाहिए। मेरा बस यही संदेश। धन्यवाद। और मुझे लगता है कि मनोज भाई के तरफ शायद कुछ दिक्कत आ गई है। वैसे हम लोगों का समय भी पूरा हो गया है, 6 मिनट बचे हुए हैं। तो मैं रणविजय राव भाई से और विजय सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी अपनी अपनी बात समाप्त कर दें, तो उसके बाद अमित जी से आग्रह होगा कि वह इस परिचर्चा को खत्म करने की। जी, मैं बस संक्षेप में यही बात कहना चाहूंगा कि
कि कितनी भी मांग होती है, चाहे कोई भी आंदोलन होता है, तो जो मांग आंदोलनरत किसान जैसे कर रहे हैं, तो पूरी पूरी मांग नहीं मानी जा सकती, बीच का एक रास्ता निकलता है। सरकार मानने को तैयार है, सरकार झुक रही है, तो आप भी झुके। किसानों से मैं यही निवेदन करूंगा, और मुझे लगता है कि यही रास्ता निकलता है कि सरकार कुछ मांगे मान रही है, तो आप भी माने, आप भी आंदोलन खत्म करके और सड़क जो जाम किया हुआ है उसको खोलें। और कानून तो वापस नहीं लिया जा सकता है। कानून एक बार जब पारित हो गया है दोनों सदनों से और राष्ट्रपति की मुहर लग गई है, तो एक कानून बन गया है, उसमें संशोधन हो सकता है। और सरकार इस बात को मान रही है कि कुछ बिंदुओं पर बात बन गई है, सरकार मानने को तैयार है और बात सुनने को तैयार है। तो आप भी बात सुनने को तैयार रहें, मैं किसानों से यही कहना चाहूंगा। बस, धन्यवाद। विजय सर। जी, हम ये कहना चाहेंगे कि जो चर्चाएं हुई और जो हम लोग दिन रात अखबार में और टीवी पे देखते हैं, उससे तो स्पष्ट है कि दोनों पक्ष मानसिक रूप से ईमानदारी के साथ काम नहीं कर रही है, चाहे सरकार भी और ये आंदोलनकारी भी। आदरणीय आलोक जी की बातों से अपनी सहमति रखते हुए हम सरकार को कहना चाहेंगे कि देश हित में और देश की जो आत्मा किसान है उसके हित में तो ईमानदारी के साथ काम कीजिए, और जो आंदोलनकारी अपने आप को किसान का नेता कहते हैं, वो ईमानदारी के साथ कम से कम देश हित में और किसानों के हित में ये हठ धर्मिता का जो प्रयोग कर रहे हैं उससे उनको बचना चाहिए। वो किसका हानि, किसानों के हित की बात कर रहे हैं और किसानों को इन्वॉल्व करके किसानों का अहित कर रहे हैं। इन सारी बातों को लेके दोनों पक्षों को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। और पुनः अपनी बात को हम दोहराना चाहेंगे कि देश के किसानों के भावी पीढ़ियों के श्रेष्ठ हितों में विधानसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा में किसानों को उचित रिप्रेजेंटेशन मिलने से भविष्य में इन सारी दुर्गतियों और इस तरह की खराबियों से मुक्ति मिल सकती है सदा के लिए। जी, मनोज भाई लगता है आ गए हैं, उनके तरफ शायद नेटवर्क की कुछ समस्या है। हम लोग बिल्कुल समय से अपनी परिचर्चा की समाप्ति की तरफ हैं, और मैं अमित जी से आग्रह करूंगा। विजय जी, आपका संदेश क्या है किसानों के लिए? और विजय कुमार श्रीवास्तव जी। जी, मेरा संदेश किसानों के लिए है कि किसानों को संगठित होना चाहिए, और सबसे ज्यादा तो बिहार के किसानों को संगठित होने की आवश्यकता है। हम पुनः अपनी बात को दोहराएंगे कि जाति आधारित नेताओं के बारे में यदि पूछा जाए बिहार के अंदर और बिहार के बाहर, तो गैर बिहारी भी बतला देंगे कि किसी अमुक जाति का नेता कौन है। लेकिन यहाँ जितने सम्मानित लोग बैठे हुए हैं वो अपने आप से पूछे कि बिहार में कोई किसान का नेता का नाम कोई बतला दें। तो खासकर हम बिहारी होने के नाते तो बिहार के किसानों को कहेंगे कि वो संगठित हों, अपना रिप्रेजेंटेशन विधानसभा में, लोकसभा में, राजनीतिक दलों में अपना रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाएं, ताकि पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र और अन्य दक्षिण राज्यों की तुलना में भारत सरकार की जो कृषि आधारित नीतियां हैं उसका जो लाभ वो भरपूर लेते हैं, तो बिहार के किसान भी लेने में सफल हों। एमएसपी जो बहुत आधारभूत बातें होती है किसानों के लिए, उसका लाभ बिहार के किसानों को नहीं मिलता है। इसके लिए किसको दोष दें? किसी राजनीतिक दलों को गाली देने पर तो सभी दुश्मन हो जाएंगे। सच्चाई ये है कि बिहार की पॉलिटिकल पार्टी यदि हृदय से चाहती तो बिहार के किसानों को एमएसपी का लाभ मिलता। बिहार के किसानों को संगठित होना चाहिए, उसे अपना प्रतिनिधित्व खुद अपने के बीच से खड़ा करना होगा, अपनी बात खुद के द्वारा उपजाए गए नेताओं के माध्यम से करनी होगी। क्या है कि जितने भी एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज है वो उसको किसान और किसानी से कोई मतलब नहीं है बिहार में, और वो किसानी और किसान को जानते नहीं, उसकी गूढ़ बातों को जानते नहीं, भारत सरकार की नीतियां जो है कृषि आधारित उसको जानते नहीं, जानते तो उसके महत्व को नहीं समझते, और महत्व को समझते तो उनको किसान की पीड़ाओं से कोई मतलब नहीं। इसलिए बिहार के किसानों को जागृत होना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा, अपने अधिकारों को और भारत सरकार और राज्य सरकार का जो लाभ है कृषि विभागों से संबंधित, उसके लिए लड़के लेना चाहिए, लेना पड़ेगा भावी पीढ़ियों के श्रेष्ठ हितों में।
बस इतना ही कहना चाहेंगे। बिहार स्वाभिमान की इस फेसबुक लाइव परिचर्चा में मुझे जोड़ने के लिए मैं अमित जी का धन्यवाद देता हूं और अपने सभी दर्शकों का भी धन्यवाद, बेहद धन्यवाद। और अब मैं आप सभी से विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत खुशी हुई जुड़कर। अब जी अब जी 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 अब आप सबों का एक बार स्वागत करते हुए आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करता हूं। आपका और हमारे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।